हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। पहले हमने मगध साम्राज्य की राजनीतिक दशा देखी, वहाँ के संस्थापक के बारे में जाना, या वहाँ पे विभिन्न जो जितने भी शासक हुए उनके बारे में जाना। अब हम मगध साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मगध साम्राज्य का प्रशासन अगर देखा जाए तो राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, कर पूरी तरह स्थापित हो गया, मतलब कर चुकाने की जो प्रणाली थी उसे पूरी तरह स्थापित कर दिया गया। अधिकारी अधिकतर पुरोहित वर्ग के होते थे, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था में जो पुरोहित वर्ग थे वो उच्च श्रेणी के होते थे, अतः प्रशासन में भी उनका ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांव प्रशासन का मुखिया जो होता था ये मेन होता था। ठीक, रत्नीन राजा का सलाहकार होता था, एक प्रकार से मंत्री कह सकते हैं इसे। सभा और समिति लुप्त होने के बाद यहाँ पे परिषद का योगदान बढ़ गया। ठीक है, राजकीय मोहर का प्रयोग होने लगा। अब चूंकि राजा वंशानुगत हो चुके थे और राजा अपने छाप या अपने मोहर के रूप में अपने राजकीय दस्तावेजों का उपयोग किया करते थे, तो राजकीय मोहर का उसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है, राजकीय मोहर लगाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसे अच्छल पटलाधिकृत कहा जाता था। अच्छल पटलाधिकृत इस अधिकारी का नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं न्याय व्यवस्था कैसी थी। कानून और अदालत का विकास हो चुका था। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिपि का विकास होने के बाद धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि हुई, अतः कानून और अदालत का यहाँ पे विकास हुआ। वर्ण भेद पर कानून था। वर्ण भेद पर कानून से मतलब तात्पर्य है कि वर्ण के अनुसार उसे कानून के दायरे में दंड दिया जाता था। उच्च वर्ण के लोगों को कम दंड एवं निम्न वर्ण के लोगों को अधिक दंड, इस प्रकार की वहाँ पे वर्ण भेद पर कानून व्यवस्था थी। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्राम प्रशासन देखते हैं। अभी हमने साम्राज्य के बारे में जाना, अब छोटी इकाई उसके ग्राम प्रशासन देखते हैं। कुल के स्थान पर ग्राम प्रमुख हो चुके थे। कुल अर्थात एक परिवार के स्थान पे गांव में एक पूरे के पूरे ग्राम ही प्रधान हो चुकी थी, अर्थात ग्राम की एक सभा होती थी जहाँ पे सारे निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। गांव के प्रकार यहाँ पे देखते हैं। विभिन्न वर्ण जहाँ पे निवास करते थे उसके मुखिया को भोजक कहा जाता था। ठीक है, एक ऐसा गांव जहाँ पे चारों वर्ण के या तो एक से अधिक वर्ण के जो लोग निवास करते थे वहाँ के मुखिया को भोजक कहा जाता था। एक उपनगरीय ग्राम था। उपनगरीय ग्राम से तात्पर्य ऐसा ग्राम जो ग्राम और शहर, अगर उस समय की बात किया जाए तो नगर और ग्राम के बीच की स्थिति में जो होता था वो उपनगरीय ग्राम कहलाता था। उसमें उसे शिल्पीय ग्राम कहते थे। शिल्पीय ग्राम अर्थात जहाँ पे शिल्पकला या कृषि से आगे चल के थोड़े कार्य होते थे, ये सारे जहाँ पे कार्य होते थे उसे शिल्पीय ग्राम कहा जाता। जंगलों में जो ग्राम होते थे उसे सीमांत ग्राम कहते थे। जंगलों से सटे हुए जो ग्राम थे या तो जंगल में उपस्थित जो ग्राम थे उसे सीमांत ग्राम कहा करते थे। ठीक है, सेना देखते हैं। चूंकि राजा वंशानुगत हो चुके थे एवं बड़े बड़े राजवंश का निर्माण हो चुका था, तो यहाँ पे सेना इनकी स्थायी हो चुकी थी। और अगर स्थायी सेना के अलावा भी अगर सेना की जरूरत पड़ती तो वो कबीलाई सेना को अपने मदद के लिए बुला लेते थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो प्रमुख अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान कृषि का ही था। कृषि चूंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। धान की रोपाई का ज्ञान हो चुका था। जैसे आज के समय में धान की रोपाई द्वारा धान की फसल उपजाई जाती है, तो उस समय रोपाई का जो ज्ञान था वो उन्हें हो चुका था। ठीक, खेतों के सर्वेक्षणकर्ता को क्षेत्रकार कहा जाता था। प्रशासन द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो खेतों का सर्वेक्षण करता था और वह उसी के द्वारा भूमि पर कर लगाया जाता है। तो वो अधिकारी जो है क्षेत्रकार कहलाता था। और भूमि की पैमाइश के बाद जो भूमि कर होती थी वो 1/6 से लेके 1/12 हिस्सा कुल फसल के ये हुआ करती थी। ठीक है, शिल्प देखते हैं। शिल्पकार प्रमुख रूप से जुलाहा थे और रंगरेज थे। जुलाहा के लिए वहाँ पे तंतुवायु शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आहत सिक्कों की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आहत सिक्के अर्थात ऐसे सिक्के जिन पे किसी भार डाल के या किसी चीज़ों के द्वारा उस पर नक्काशी करके एक प्रकार के ऐसे सिक्के बनाए जाते थे जिन पे कुछ ना कुछ
दरदरा हिस्सा या खुरदरा हिस्सा बन जाता था, तो वो आहत सिक्के कहलाते थे। इस पे विभिन्न प्रकार के चित्र लिपि भी हो सकती थी, ठीक है, तो ये आहत सिक्के। अब देखते हैं व्यवसाय संगठन। व्यवसाय संगठन, व्यवसाय जो होते थे वे बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा किए जाते थे, और उनका जो संगठन होता था उसे श्रेणी कहते थे, जिसका प्रमुख श्रेष्ठी होता था, ठीक है। श्रेष्ठी विभिन्न श्रेणियों के सदस्य मिलके एक अपने कहना चाहिए अपने प्रमुख का चुनाव करते थे, जिसे श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति भी इनके अंतर्गत ही थी। अगर श्रेणी के अंतर्गत कोई भी कार्य होता है तो वे कार्य कार्यपालिका या न्यायपालिका के अंतर्गत प्रशासन में न जाकर श्रेणी के अंतर्गत ही हो जाते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। सामाजिक दशाएं देखते हैं इस समय की। वर्ण व्यवस्था चरम स्थिति पर थी। अब कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था न होकर जन्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था का रूप ले चुका था, ठीक है। ब्राह्मण अपने कर्मकांड के बदौलत ये ब्राह्मण श्रेष्ठ हो चुके थे, और प्रशासन में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण कर मुक्त थे, इन्हें कर नहीं देना पड़ता था, ठीक है। वर्णानुसार दंड दिया जाता था। अभी हमने चर्चा की थी कुछ देर पहले न्याय में कि वहाँ पे दंड जो है वर्ण के अनुसार दिया जाता। उच्च श्रेणी के जो ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं उन्हें कम दंड, और निम्न श्रेणी के जो शूद्र हैं उन्हें अधिक दंड दिया जाता था, ठीक है, वर्णानुसार दंड। जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें 5 जातियों की चर्चा की गई है यहाँ पे, ठीक है। चांडाल, निषाद, वैन, रथकार और पुक्कुश, ठीक है, याद रखिएगा। जाति व्यवस्था में 5 प्रकार की जाति है: चांडाल, निषाद, वैन, रथकार और पुक्कुश, ठीक है। यहाँ पे दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, और स्त्री की दशा में यहाँ पे गिरावट आनी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। पहले वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा था, वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता में स्त्री की दशा ठीक थी, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ती गई स्त्री की दशा में गिरावट आनी शुरू हुई। कहीं कहीं पे हमें सती प्रथा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। सती प्रथा के भी कहीं कहीं पे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखते हैं, शिक्षा और साहित्य की चर्चा करते हैं। शिक्षा और साहित्य की, लेखन कला विकसित हो चुकी थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, लेखन कला यहाँ पे विकसित हो चुकी थी। अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि की जन्म हुई, या ये कह सकते हैं कि अरमाइक लिपि का ही आगे बढ़ता हुआ रूप एक खरोष्टी लिपि के रूप में आया, जिसमें बाएं से दाएं लिखा जाता था, ठीक है, खरोष्टी लिपि। तक्षशिला इस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, एक व्यापारिक केंद्र भी था और शिक्षा के केंद्र में भी प्रमुख था, ठीक है। इस समय पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ की रचना की, ये प्रमुख है, ध्यान रखिए इसे, ठीक है। कला स्थापत्य की बात करते हैं तो पकी ईंटों का प्रयोग होना शुरू हो चुका था, और पाषाण का प्रयोग तो पहले से ही किया जाता था, ठीक। नगरों में पाषाण के महल प्राप्त हुए हैं, कई जगहों पे खुदाई से हमें नगर में पाषाण के महल प्राप्त हुए हैं। इस समय के प्रमुख वास्तुकार महागोविंद थे, ठीक है, नाम याद रखिएगा, महागोविंद, जिन्होंने राजगृह महल का निर्माण कराया। इन्हीं की देखरेख में राजगृह के महल का निर्माण, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा मगध साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, ठीक है, मगध साम्राज्य के प्रशासन, फिर उसके बाद में न्याय की चर्चा की, उसके बाद में हमने ग्राम प्रशासन की चर्चा की, सेना देखा, अर्थव्यवस्था देखी, व्यवसाय का संगठन देखा, ठीक है। आगे हमने देखा सामाजिक दशाएं और जाति व्यवस्था देखी, ठीक है। आगे उसके भी आगे अगर देखें तो शिक्षा, साहित्य और कला स्थापत्य के बारे में चर्चा की, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टोटल, हमारी चर्चा हुई मगध साम्राज्य के प्रशासन, शिक्षा, साहित्य, कला, न्याय एवं विभिन्न उसके आयामों के बारे में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है या आपके किसी काम में उपयोगी होता है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट की, तो अगर वहाँ पे उपयोगी होता है तो इसे शेयर कीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो, ठीक है। धन्यवाद।